हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त और मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ। संयुक्त मतलब वो कंबाइंड जो अकाउंट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसकी एंट्री कैसे की जाती है। जब जब दो या दो से अधिक समान लेखों को एक लेखे द्वारा दिखाया जाता है तो उसे संयुक्त लेखा कहा जाता है। जितने भी लेखे का संयुक्त लेखा करना है वे सब एक ही दिनांक में होते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपने जो भी लेन देन किया है वो सब एक ही दिनांक की एंट्री में आपको उसके लेखे करने पड़ेंगे, तो उसे संयुक्त लेखा कहते हैं। जैसे राजेश ने माल रोकड़ देकर खरीदा 2,000 रुपये का और सोहन से माल क्रय किया 5,000 का, तो ये जो दोनों की एंट्री है वो एक ही डेट में हो जाएगी, है ना। पहले राजेश की बुक में अपन कैसे एंट्री करेंगे, गुड्स अकाउंट DR टू कैश 2,000 रुपये, ठीक है। फिर लिखेंगे गुड्स अकाउंट DR टू सोहन 5,000 रुपये। अब इसी का अपन संयुक्त एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, गुड्स अकाउंट DR टू कैश और टू सोहन। तो गुड्स में कितना अमाउंट डालेंगे, टोटल अमाउंट डालेंगे कि गुड्स कितने का आया, 7,000 का आया, और उसमें आधा कितना, आधा कैश आया है 2,000 का और 2,000 सोहन ने उधार दिया है, पैसा वो आया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी गुड्स अकाउंट DR टू कैश टू सोहन, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके पहले लेज़र किया था लास्ट वीडियो में, आज हम लोग इसलिए संयुक्त और मिश्रित जनरल प्रविष्टियाँ कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्यापारिक बट्टा को पुस्तकों में लिखा कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो सूत्र देखिए, रोकड़ बट्टा इक्वल बीजक मूल्य माइनस व्यापारिक बट्टा रोकड़ बट्टे पर दी गई दर बटे 100, ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे एक सवाल है, ये सवाल है, राम से 20,000 के बीजक मूल्य का माल व्यापारिक बट्टे पर खरीदा। सबसे पहले तो अपन क्या रफ कार्य कर लो, हर क्वेश्चन का अपन एक रफ कार्य करते चलेंगे साथ साथ, ठीक है। पहले जो है उसने 20,000 रुपये का क्या है, राम से बीजक मूल्य पर माल खरीदा और व्यापारिक बट्टे पर खरीदा है 10%। तो बीजक मूल्य हमेशा क्या है, ये जब भी आप सवाल करेंगे तो इसमें सामने में नहीं एंट्री होता, बीजक मूल्य घटा के उसको सामने में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट में दिखाया जाता है। जैसे 20,000 रुपये बीजक मूल्य है तो इसका 10% जो है व्यापारिक कटौती, 20,000 का 10% व्यापारिक कटौती घटाने के बाद जो 20,000 रुपये का उसका जो बीजक मूल्य है उसमें उसका व्यापारिक बट्टा कटौती को घटाने के बाद जो आएगा क्रय मूल्य उसको ही अपने खाते में दिखाया जाता है। ये एंट्री मैंने दिखाई पहले, ये वाली एंट्री देखी है ना, ये इसकी पहली एंट्री है। उसके बाद सेकंड है, श्याम को 10,000 रुपये के सूची मूल्य का माल 20% के व्यापारिक बट्टे पर बेचा है। तो यहाँ इसने श्याम को माल बेचा है तो इसकी एंट्री क्या होगी, श्याम अकाउंट DR टू सेल्स। मैंने सबसे पहला जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि जहाँ श्याम को शब्द आएगा तो श्याम हमेशा ऊपर रहेगा, ये आपका एक ट्रिक था। और जिसमें राम से आता है तो वो से शब्द आएगा जहाँ पर आपको नीचे लिखना है इसका, जैसे कैश अकाउंट DR टू राम से, है ना। और श्याम को तो श्याम अकाउंट DR टू सेल्स, उसने माल बेचा है इसलिए। तो इसका पहले क्या करेंगे, 10,000 रुपये का सूची मूल्य का माल उसने 20% व्यापारिक कटौती पर बेचा है। तो 10,000 है का 20% उसमें घटाने के बाद जो 2,000 आया, इसको क्या करेंगे, जो उसका सूची मूल्य का माल है, सूची मूल्य का माल कितना है 10,000 रुपये, तो 10,000 में 2,000 रुपये उसका बट्टे का घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा विक्रय मूल्य, वही आप अपनी पुस्तक में 8,000 रुपये विक्रय मूल्य दिखाएंगे, ठीक। थर्ड है ये 15,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक कटौती पर नगद बेचा, ठीक। इसकी एंट्री होगी आपका परचेज अकाउंट DR टू कैश 14,250 हो गया। अब इसमें व्यापारिक छूट 5%, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था रफ कार्य करना, तो ये 15,000 रुपये हो गया, 15,000 रुपये का 5% हो गया 750 रुपये। तो 15,000 में 750 घटाने के बाद कितना बचा आपके पास अमाउंट जो है वो 14,250। तो 14,250 ही आपका हो गया क्रय मूल्य, जिसकी आपको पुस्तकों में आप दिखाएंगे, ठीक। अगला है 30,000 रुपये बीजक मूल्य का माल 15% व्यापारिक कटौती पर नगद बेचा, है ना। इसकी एंट्री क्या होगी, ये कि कैश अकाउंट DR टू सेल 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये आप सामने एंट्री नहीं दिखाओगे, इसमें क्या है व्यापारिक बट्टा को घटाओगे, जितना परसेंट दिया है उसमें कितना दिया है 30,000 का, बीजक मूल्य माल का 15% व्यापारिक कटौती पर नगद बेचा है, तो इसका 30% अपन ने निकाल दिया। ये जो है आपका 30% कहाँ गया, ये 15% कटौती पर 30,000 रुपये का बीजक मूल्य का माल 15% कटौती पर नगद बेचा। तो 30,000 का 15% घटाने के बाद कितना आता है 4,500 रुपये, जो आपका वो हो गया आपका व्यापारिक बट्टा। अब इसको घटाने के बाद कितना बचा आपका 25,500, ये आपका हो गया नगद माल उसने बेचा, इतने का सेल किया है।
ठीक। अगला है राम को 5,000 सूची का माल लौटाया। राम को लौटाया। राम को कितने का? 20,000 का बीजक मूल्य का माल का व्यापार खरीदा था और इसी से वो खरीदा, तो 20,000 का खरीदा तो उसको राम को जो 5,000 रुपये सूची मूल्य का माल जो लौटाया है उसका भी आप 10% व्यापारिक बट्टा घटाने के बाद ही उसके अमाउंट को आप देंगे। तो राम अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न, क्योंकि वो माल लौटा रहा है, माल लौटाने को क्या बोलते हैं? परचेस रिटर्न। आप लोग को तो मालूम है। तो राम अकाउंट DR टू परचेस रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, 4,500 रुपये। ये 5,000 का 10% निकाला, 500 बचा, 4,500। ठीक, ये क्लियर है ये वाला पूरा सवाल। अब नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है अपना बैंक संबंधी व्यवहारों का जनरल लेख। तो उसके के लिए सबसे पहले आपको कि जनरल एंट्री के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि बैंक संबंधी जो भी लेखे किए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आधुनिक वाणिज्यिक युग में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को विशिष्ट महत्व है ना। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक उन्नति बैंक में सक्रिय योगदान पर निर्भर करती है। बैंक सभी वर्गों को आकर्षक सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करती है। इसका लाभ प्रत्येक व्यापारी को उठाया भी जाता है। इसलिए लेखापाल को बैंक संबंधी सभी जानकारी का होना आवश्यक है। अब बैंकों में कितने खाते होते हैं? जो 3 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। इसका नॉलेज सबको होना चाहिए, तभी बैंक संबंधी कोई भी एंट्री होगी उसकी जानकारी आपको रहेगी तो आप आसानी से सवाल कर लेंगे आगे, है ना। पहला तो होता है चालू खाता खोलना पड़ता है, जिसको इंग्लिश में करंट अकाउंट बोलते हैं। दूसरा बचत खाता होता है और तीसरा स्थायी जमा खाता है, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। बचत खाता को सेविंग अकाउंट बोलते हैं। आप अपने निजी जीवन में देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी है या फिर ना कर्मचारी काम करने वाला है, कोई भी, सबको अपना एक सेविंग अकाउंट होता है जिसमें अपना पैसे जमा करता है। करंट अकाउंट कौन खोलते हैं वो बताती हूँ, और फिक्स डिपॉजिट जिसको FD अपन बोलते हैं ना, वो सब चीज़ आगे आपको एक के बाद एक क्लियर करती चलूँगी। पहले तो चालू खाता क्या होता है? करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट वो होता है जब करंट अकाउंट को ही चालू खाता भी कहते हैं। यह अकाउंट कंपनी या कारोबारी के लिए होता है। इन्हें रोजाना पैसे का लेन देन बड़े पैमाने पर होता है ना। वहाँ पर लोग करंट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। मतलब जो बिजनेस करते हैं, जो भी व्यापारी जो बिजनेस करते हैं वो हमेशा क्या करंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। करंट अकाउंट का इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रोज़ का लेन देन करना पड़ता है, और रोज़ का लेन देन करना पड़ता है इसलिए वो क्या है, जितनी बार चाहे उतनी बार खाते से पैसे निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई है ना कोई चीज़ काटती नहीं कि आपने इतनी बार ट्रांजैक्शन किया तो आपको है ना इतना % देना पड़ेगा, वो ऐसा करना, ऐसा कुछ नहीं रहता। क्योंकि वो चालू जो खाता होता है वो हमेशा व्यापारियों लोग के लिए खोला जाता है, ताकि व्यापारी को अपन दिन भर का जितनी सी ज़्यादा जितनी बार भी चाहें कोई भी लेन देन कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये व्यापारियों के लिए खोला जाता है। अब करंट अकाउंट बिजनेस चलाने के वाले लोगों के लिए एक बैंक खाता होता है जो रोज़मर्रा के बिजनेस ट्रांजैक्शन करने में सुविधा होती है जिनको। अब करंट अकाउंट में जो पड़े पैसे को किसी भी समय बैंक की शाखा या ATM से निकाला जा सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो किसी भी बैंक शाखा से या ATM के थ्रू पैसा को अपना निकाल सकता है। ठीक, निकाला जा सकता है। अब जिसमें किसी भी तरह की कोई भी बंदिश नहीं होती, यानी खाताधारक कितनी भी बार पैसों को निकाल कर जमा कर सकता है। यानी चालू खाते में आप अपनी जो मर्जी से पैसा निकाल सकते हैं, अपनी मर्जी से पैसा जमा कर सकते हैं। यानी आप अपनी मर्जी से दिन में चाहे कितनी भी बार लेन देन कर सकते हैं, उसमें बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये खाता जो होता है वो हमेशा व्यापारियों के लिए, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए खोला जाता है। इस खाते का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन या चेक ट्रांजेक्शन के लिए भी होता है। ठीक है, चालू खाते के लिए बैलेंस पर कोई ब्याज नहीं मिलता। जैसे अपना सेविंग अकाउंट है, उसमें अपन पैसे जमा करेंगे तो उसमें अपन को ब्याज मिलता है, परंतु चालू खाता है उसमें किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। करंट अकाउंट खोलने के लिए आप वोटर ID कार्ड है, फोटो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये आपको क्लियर हो गया कि करंट अकाउंट कौन खोलता है। करंट अकाउंट जो होता है वो एक बिजनेसमैन खोलता है, क्योंकि उसे रोज का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है अपने धंधे में, है ना, इसलिए। अब बचत खाता क्या होता है? बचत खाता क्या होता है? बचत खाता वे खाता होता है ना, जो कोई भी क्या बोलते हैं, ये जो ना सैलरी कमाता है, जो ना कहीं नौकरी करता है, या स्टूडेंट है, या ना कामकाजी महिला है, या घरेलू महिला है, वो अपने पैसे को बचाने के लिए जो खाता खोलती हैं,
एक जनरल भाषा में बता रही हूँ ना, जो अपने पैसे को बचाने के लिए और अपनी थोड़ी बहुत सेविंग धीरे धीरे करना चाहती हैं, वो अपना बचत खाता खोलती हैं। और बचत खाता सेविंग अकाउंट क्या आम लोगों के लिए बनाया जाता है, और जो अपने बचाए गए पैसों को सेव रखना चाहते हैं, जिनसे उनमें उन्हें कुछ ब्याज मिले। और बचत खाता में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है आपको, परंतु चालू खाते में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें इंटरेस्ट मिलता है, बैंक का कोई जो अपने बैंक में उस समय चलता है वो उसको इंटरेस्ट मिलता है, जैसे उसमें उन्हें कुछ ब्याज भी मिलता है और ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं। जबकि करंट अकाउंट में क्या है, बिजनेस करने वालों के लिए बनाया जाता है। और सेविंग अकाउंट क्या है, एक आम इंसान जो सैलरी पे काम करता है या जॉब करता है या स्टूडेंट है ना, उनके लिए सही माना जाता है। बचत खाते में आपको हर साल बैंक सेविंग अकाउंट पर ब्याज देती है, जैसे 3% से 5%, कभी ना ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये आपको सेविंग अकाउंट पर हमेशा ब्याज मिलता है। ठीक है, करंट अकाउंट में कोई ब्याज नहीं मिलता। सेविंग अकाउंट में ट्रांजैक्शन लिमिट होती है, पर जैसे आप अपना करंट अकाउंट खोलते हैं और उसमें आप अपना कितनी भी बार आप पैसा का लेन देन कर सकते हैं, पर इसमें आपका सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से आप बार बार ना पैसा निकालें और जमा करें, वो लिमिटेशन होती है कुछ। ठीक है, अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। फिक्स्ड डिपॉजिट आपने सुना तो होगा नाम, एफडी करते हैं हम लोग। ये एफडी क्या है, अब पैसों को सुरक्षित रखने के लिए एक लिमिट टाइम के लिए एफडी का यूज़ किया जाता है। जैसे अपन कोई भी अपन है ना, जैसे अपन ने ना 1 लाख रुपए ले लिया, 1 लाख रुपए अपने फिक्स में डाल दिया, कितने 1 साल के लिए, 90 दिन के लिए, ऐसे बैंक के नियम रहते हैं कि इतने दिन के लिए आप डालोगे तो इतना % ब्याज मिलेगा, और 100 दिन के लिए, 150 दिन, 250 दिन, ऐसे करके, तो 90 दिन के लिए डाला तो आपको इतना % आपको इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और फिक्स डिपॉजिट जब में कराते हैं अपन कोई भी अमाउंट को अपने, तो उसका क्या लिमिटेशन होता है कि आप है ना इतने दिन बाद, 90 दिन के बाद, उसकी मैच्योरिटी होने के बाद ही आप उसको इससे खाते से पैसा निकाल सकते हैं। उसके पहले निकालेंगे तो आपको दंड मिलेगा। मतलब दंड का मतलब ये है कि आपको, दंड का मतलब ये नहीं कि आपको जेल में डालेंगे, मतलब ये है कि जो भी पेनल्टी लगेगी कि आपने उस नियम का पालन नहीं किया है, तो उसमें उतना % पैसा आपको कट के मिलेगा। इसलिए मैच्योरिटी दिया जाता है। फिक्स डिपॉजिट आपको फ़ायदा भी करता है कि उसमें ब्याज, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर किसी प्रकार का ब्याज में कमी और बढ़ोतरी होती है वर्तमान में बाजार में, किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है या ज़्यादा होता है, तो उसका फ़ायदा है, नुकसान जो होता है, जो भी बढ़ता है और कम होता है, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। जिस रेट पर आपको फिक्स दिया गया अमाउंट, जिस अमाउंट जब आपने जमा किया था, उस समय आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलेगा, चाहे मार्केट में कम हो जाए उस समय वर्तमान में या ज़्यादा हो जाए, पर आपको जो उसमें लिखा रहेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैंकों और NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ द्वारा प्रदान किए गए इन्वेस्टमेंट साधन के रूप में फिक्स्ड डिपॉजिट आपकी सेविंग को बढ़ाने का एक बेहतर उपाय है। यह सबसे पसंदीदा उपायों में से एक है। आओ हम आपको इस फाइनेंसर के पास एक मुश्त राशि जमा करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निश्चित अवधि चुनने की सुविधाएं देता है। अवधि और लॉक की गई डिपॉजिट के अनुसार आपको डिपॉजिट राशि पर जो ब्याज मिलना शुरू हो जाता है। बाजार में ब्याज दरों में बदलाव होने पर भी आपको जो ब्याज मिल रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, पर मैच्योरिटी डेट पर ही रुपए निकाल सकते हैं। अगर पहले से रुपए निकालते हैं तो दंड शुल्क देना पड़ेगा। ये मैं आपको अभी समझाई हूँ कि अगर मैच्योरिटी रहती है कि 90 दिन के बाद ही आपको अमाउंट निकालना है, उसके बाद निकालेंगे तो आपको पूर्ण ब्याज मिलेगा। अगर मैच्योरिटी के पहले निकालेंगे तो उसका आपको नुकसान वहन करना पड़ेगा। इसलिए जब भी कोई फिक्स डिपॉजिट करता है तो कोशिश करें कि मैच्योरिटी होने के बाद ही करे, और वो कंटिन्यू अपना आगे, आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, वो आगे बढ़ते जाता है डेट। आपको ऐसा नहीं कि हर महीने आपको इतने दिन होने के बाद आपको जाके बैंक में बोलना पड़े अधिकारी को कि आपकी मैच्योरिटी डेट हो गई है, इसको आगे आपको बढ़ाना है। आगे ऑटोमेटिक वो होते चले जाता है, ये सिस्टम हो गया है आजकल, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट इसके बारे में आपको सवाल करके बताऊंगी मैं, एक आध सवाल समझाऊंगी बैंक से संबंधित कोई, तो इससे आपको और भी आसानी हो जाएगी समझने में। थैंक यू।